देश में जब भी काला धन की बात आती है तो आपको जहन में आता है स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक, जहां पर बहुत सारा काला धन रखा गया है। ऐसा कहा जाता है मौजूदा सरकार भी 2014 में काले धन को वापस लाने की बात लाई थी और इस वक्त सत्ता का सुभोग हो रही है। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में 3 गुना पैसा बढ़ते हुए दिखाई दे और ये सारा पैसा भारतीयों का है। आखिर ये पैसा क्यों बढ़ रहा है, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी इस वक्त मौजूद है। सर, ये 11 साल पहले तो काले धन आएंगे, स्विट्जरलैंड में पड़ा है, ये घोषणाएं होती थी। अब जो आंकड़ा आ रहा है कि सर 3 गुना ज़्यादा पैसा बढ़ गया, ये पैसा कैसे बढ़ रहा है सर? काला धन लाने की बात सरकार तो कही थी, लेकिन क्या लगता है कि सत्ता मिल गया तो भूल गए? देखिए, एक बात है कि स्विट्जरलैंड के जो एक नेशनल बैंक है, उन्होंने भारतीयों का कितना पैसा स्विस बैंकों में पड़ा है उसके अधिकृत आंकड़े दिए हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसा कारोबारी पैसा हो, काला धन ना हो, और कुछ काला धन है। लेकिन कारोबारी पैसा तो बहुत कम होगा, तो अधिकतम ये काला धन ही है। देखिए, मोदी जी को ये स्विस बैंक के आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने यूपीए सरकार से एचएसबीसी बैंक की सारी सूचियां प्राप्त की थी। उसके बाद पनामा पेपर्स से पनामा में जो काला धन पड़ा था भारतीयों का, उसकी पूरी सूची अधिकृत रूप से आई, किस व्यक्ति के नाम पे कितना पैसा पड़ा है। उसके बाद एक और सूची आई जिसको पैराडाइज पेपर के नाम से जाना गया, और ये सब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, आप लोगों ने किया था, मीडिया के लोगों ने सब ढूंढ निकाला था कि कहाँ कहाँ कितना काला धन पड़ा है। मोदी जी के पास तो सारी जानकारी है। उसी जानकारी के आधार पर शायद उन्होंने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा और 15-15 लाख हर एक को दूंगा। अब तो खुशी की बात है, काला धन तिगुना हो गया है, तो 15 लाख की जगह 45 लाख मोदी जी दे सकते हैं, अगले चुनाव में घोषणा कर सकते हैं। देखिए, अगर इच्छा हो तो मोदी जी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी काले धन की सूचियां है। स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी बैंक की है, पनामा पेपर्स की है, पैराडाइज पेपर्स की है, और भी अगर ये कुछ नई जानकारी स्विस बैंक ने दी है तो वो भी जानकारी है। लेकिन देखिए, सारे लोग जिनके नाम सूची में है वो मोदी जी के मित्र हैं, तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी 15 लाख नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, काला धन और बढ़ता रहेगा। अब की बार तिगुना हुआ है, कुछ 2 साल के बाद सुनेंगे चौगुना हो गया है, और जब तक 29 का चुनाव होगा तो 5 गुना हो जाएगा। और ये सब मोदी जी की कृपा से चल रहा है। सर, इस एनडीए गवर्नमेंट में कई सारे लोग देश छोड़कर भागे, जैसे ललित मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, मेहुल चोक्सी, ऐसे तमाम जो लोग हैं, सर क्या उनको पकड़ के भी रिकवरी तो किया जा सकती है? तो स्विट्जरलैंड की बात तो ठीक है। ये देखिए, उन 3-4 लोगों से कोई ज़्यादा रिकवरी नहीं होगी। और ये जो बात आपने जिन लोगों की बात की जो भाग गए पैसा लेके, विजय माल्या जी ने कहा था, वो तो सांसद थे उस समय, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो बता के गया था मोदी जी को और अरुण जेटली जी को। तो देखिए, अगर कार्रवाई करनी है तो मोदी सरकार कर सकती है, अगर इच्छा है तो। लेकिन क्या अपने मित्रों के खिलाफ मोदी जी कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी भी काला धन वाले को या जो भी बैंकों का पैसा डुबो के विदेश भागा है, ऐसे किसी को भी उनका प्रत्यार्पण करने की कोशिश नहीं होगी, ना उनका प्रत्यार्पण होगा, ना उनका कोई काला धन वसूली की जाएगी। ये तो कुछ नहीं होने वाला। अर्थव्यवस्था में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब घोषणाएं होती है। मोदी जी फिर कोई नई और स्लोगन दे देंगे और चुनाव, बिहार का चुनाव है, जिता देंगे। तो मैं समझता हूँ कि काले धन के बारे में मोदी जी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। सर, चुनाव से सवाल है कि चुनाव, बीएमसी चुनाव है और कई सारे नई अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव नज़दीक पर है। महाराष्ट्र में सर मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बड़ा जोर गरमाया है। हिंदी बोलने को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियां आपत्ति जतानी कि हम हिंदी लागू नहीं हो देंगे स्कूलों में लेकर। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, क्या कैसे देखते हैं कि क्या ये हिंदी मराठी का जो चल रहा है, क्या इससे चुनाव फर्क पड़ेगा, सीटें मिल पाएंगी या इस तरफ से राजनीति चलती रहेगी? देखिए, इतना आसान नहीं है कि आप सीधा सीटों पर मत जाइए। देखो, जो नई शिक्षा नीति जो मोदी सरकार ने लाई थी, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की थी। एक तो आपकी मातृभाषा होगी, एक हिंदी जो राजभाषा है,
देश भर के लिए उपयोग होगा। और अंग्रेजी जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि एक नॉलेज लैंग्वेज है, जहाँ पे नॉलेज पैदा होता है, क्योंकि हमारी भाषा में तो कुछ होता नहीं। जिस तरह से आपने हायर एजुकेशन की हालत देखी है, आज भी एक हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट आई है, पहले 100 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजी आवश्यक है। ठीक है, 3 भाषा पढ़ाइए, लेकिन बच्चों पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ है कि और बोझ लादना, और विशेषकर जब आपके पास पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, उनको सिखाने के लिए किताबें नहीं है, आप शिक्षा पे जो खर्चा कर रहे हैं वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जो उम्मीद है कि राष्ट्र के और राज्य के जीडीपी के 6% शिक्षा पे खर्च किया जाए, हम मात्र 3-3.5% तक है। कोई किसी का ध्यान नहीं है। उसका नतीजा हमने देख लिया, चीन कहाँ पहुँच गया है। हालात में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चीन के हथियार जो कि पाकिस्तान को मिले, उसकी जब तुलना भारत ने यूरोप से खरीदे हुए हथियारों से की गई तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो इसका यही मतलब है कि चीन आज अपने बुनियादी R&D के चलते आज बहुत आगे निकल गया है, और हम पीछे रह गए, क्योंकि ये जो मानसिकता है कि शिक्षा पे खर्च करना कोई आवश्यक नहीं है, शिक्षा का निजीकरण कर दो, लोग अपने आप देंगे फीस और अपने आप स्कूल चलेंगे, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस मानसिकता के कारण हम पीछे गए। तो जब 3 भाषा की बात करते हैं, ना तो आपको हिंदी के टीचर्स है, ना अंग्रेजी के टीचर्स है, ना कोई किताबें है, सामग्री है, और आप इधर से बस राजनीति करने जा रहे हो। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कोई मज़हब के आधार पर राजनीति करना, भाषा के आधार पर करना, अपनी त्वचा के रंग के बारे में आज़ादी आंदोलन करना बिल्कुल गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक फॉर्मूला दिया है कि अगर 20 छात्र किसी भाषा में कोई तीसरी भाषा पढ़ना चाहेंगे तो उसको परमिट करेंगे। लेकिन ये मानसिकता जो दिल्ली की है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, ये सब हिटलरी मानसिकता है, जो 1930 के दशक में जो जर्मनी में हिटलर ने जो कहा था, वो बड़ी फेमस कहावत है कि उनकी जर्मन भाषा में कहा जाता है कि आइन फोल्क, आइन राइख, आइन फ्यूहरर, सब एक देश, एक लोग, एक नेता। तो एक नेता की ओर से चल रहा है, और उसी मानसिकता का प्रयोग करते हुए अब चुनाव की बात हो रही है कि साथ चुनाव कराए जाएं। तो आप उसको साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलने के बजाय आप करें एक नेशन एक चुनाव। एक नेशन एक चुनाव क्या मतलब है? आप कहिए कि साथ में हम चुनाव कराना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से अव्यावहारिक है। हिंदी के बारे में वही सोच है कि एक भाषा पूरे देश में लागू कर देंगे, थोप देंगे, तो उनका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। लेकिन मेरी बुनियादी सवाल है कि जब कोई टीचर नहीं है, ना मराठी की टीचर है, ना अंग्रेजी की टीचर है, और ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं है, ये कृषि विश्वविद्यालय की बात लीजिए, कोई राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करिए, यहाँ तक कि दिल्ली के IIT की बात करिए, 40-40, 50-50% अध्यापकों के स्थान रिक्त है। किस भाषा की बात करें, किस शिक्षा की बात आप कर रहे हो? सरकार का कोई ध्यान नहीं है बुनियादी शिक्षा पर। तो यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। देखिए, महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन देखिए, महाराष्ट्र का एक भी विश्वविद्यालय अगर दुनिया के 100 की फहरिस्त में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? अब सबसे पहला नंबर है IIT दिल्ली का, जो 136 पे नंबर पे आया है, और उसी में हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 136 आ गया जी। अरे चीन के पहले 100 में पहले 10 में यूनिवर्सिटीज़ है चीन की, अमेरिका की है, इंग्लैंड की है, हम क्या कर रहे हैं? तो ये भाषा पे राजनीति करना बहुत गलत है। कोई उसके वोट नहीं मिलेंगे, और विशेषकर अगर आप हिंदी भाषी जो यूपी बिहार के हो, कहीं से हो, उनको अगर दबोचने के लिए, उनको त्रस्त करने के लिए अगर ये मुहिम निकाल रहे हो तो बहुत गलत बात है।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाषा के आधार पर अगर आप किसी राज्य के परप्रांतियों को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो बहुत गलत है। अब देखना होगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी की जो एक जंग छिड़ी है, इसमें कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।